को प्यार भरा नमस्कार। आप सबका दीपक लक्ष्य हब यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम सामान्य हिंदी व्याकरण भाग के अंतर्गत बहुत ही शानदार विषय समास को लेकर उपस्थित हैं, जो आपके लिए उत्तर प्रदेश पुलिस से लेकर भारतवर्ष की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। तो आइए जुड़ते हैं आज के विषय के साथ में। समास का शाब्दिक अर्थ क्या है, ये जान लेते हैं हम सर्वप्रथम। संक्षिप्तीकरण, यानी समास का शाब्दिक अर्थ क्या है? संक्षिप्तीकरण अर्थात किसी चीज को संक्षिप्त कर देना, छोटा कर देना, संक्षेप कर देना, यानी संक्षिप्तीकरण या संक्षेप में करना। दूसरे शब्दों में समास अनावश्यक पदों या विभक्तियों का लोप करते हुए प्रमुख पदों को मिलाकर एक करने की प्रक्रिया है। इस प्रकार दो या दो से अधिक शब्दों पदों को जोड़कर नए शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। फिर उसके बाद हम देखेंगे सामासिक पद क्या है। समास से बनने वाला नया शब्द सामासिक या जो है समस्त पद कहलाता है। विग्रह समस्त पदों को अलग अलग करना है, यानी क्या है, समस्त पदों को जब हम अलग अलग कर देंगे तो उसको क्या कहेंगे? विग्रह। सामासिक शब्दों के बीच के संबंध को स्पष्ट करना समास विग्रह कहलाता है। उदाहरण के लिए हम देखते हैं, शब्द है विद्या के लिए आलय, यानी जो विद्या का घर है। समस्त पद इसका क्या है? विद्यालय। रोगग्रस्त, ये समस्त पद है और समास विग्रह क्या है इसका? रोग से ग्रस्त या रोग से पीड़ित इसका अर्थ होगा। फिर हम देखते हैं समास के भेद, यानी कि समास कितने प्रकार के होते हैं। तो सामान्यतः समास के 6 भेद माने गए हैं। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास। अब हम जो है समास के जो 6 भेद हैं, इसके भेदों को अलग अलग व्याख्यात्मक रूप से समझेंगे। सर्वप्रथम है अव्ययी भाव समास। जिस समस्त पद में प्रथम पद प्रधान हो, यानी अव्ययी भाव की क्या विशेषता है? इसका पहला पद क्या होगा? प्रधान होगा। और सामासिक या समास पद अव्यय हो जाए, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। इसमें पहला पद उपसर्ग आदि जात का अव्यय होता है, यानी ये भी आपके ध्यान रखने योग्य बात है। इसका पहला पद क्या है? उपसर्ग आदि जाति का अव्यय होता है, और वही क्या होता है? प्रधान होता है। जैसे अब हम इसके अव्ययी भाव समास के उदाहरणों से समझेंगे। समस्त पद है यथा विधि। समास विग्रह इसका क्या होगा? विधि के अनुसार। और इसका पहला पद कौन सा है जो अव्यय है? यथा। आप देख रहे हैं यहाँ पर जो है यथा लगा हुआ है। फिर समस्त पद है यथा संभव। विग्रह इसका है जैसा संभव हो, और इसका पहला पद अव्यय है, वो क्या है? यथा। आप देख रहे हैं यहाँ पर भी यथा लगा हुआ है। फिर समस्त पद है प्रतिपल। समास विग्रह है प्रत्येक पल, और पहला पद इसका क्या है? अव्यय है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर प्रति जो है उपसर्ग लगा हुआ है। फिर इसके और कुछ उदाहरणों को हम देखते हैं। आमरण, विग्रह क्या है? मरण तक, और पहला पद जो अव्यय है वो क्या है? आ। फिर है प्रतिदिन, विग्रह होगा दिन दिन या प्रत्येक दिन, और अव्यय शब्द जो इसका पहला है वो क्या है? प्रति। आप देख रहे हैं यहाँ पर प्रति लगा हुआ है, इसमें आ लगा हुआ है। फिर है बेकसूर, विग्रह इसका होगा बिना कसूर के,
और अव्यय क्या है, इसमें बे लगा हुआ है। इधर भी आप देख रहे हैं बे लगा हुआ है। सकुशल, कुशलता के साथ इसका विग्रह होगा। और जो पहला पद अव्यय है वो है सा, आप देख रहे हैं यहाँ पर सा लगा हुआ है। फिर है आजीवन, समास विग्रह होगा जीवन भर। पहला पद जो अव्यय है वो है आ, आप देख रहे हैं यहाँ पर आ लगा हुआ है। फिर है भरपेट, ये सामासिक पद है, विग्रह क्या है, पेट भर। और पहला पद जो अव्यय है वो है भर, इधर आप देख रहे हैं कि भर लगा हुआ है। फिर है बाकायदा, समास विग्रह क्या होगा, कायदे के अनुसार। और पहला पद जो इसका अव्यय है वो है बा। तो आपको अव्ययी भाव समास के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण चीज ध्यान रखने योग्य है वो है क्या, इसका जो है प्रथम पद प्रधान होता है और जो सामासिक पद होता है वो अव्यय होता है। और जो सामासिक पद होता है वो क्या है, उपसर्ग का काम करते हैं। फिर अगला हम समास का भेद जानेंगे, तत्पुरुष समास। जिस समस्त पद का प्रथम पद गौड़ होता है, यानी तत्पुरुष समास में प्रथम पद प्रधान नहीं है, तो फिर कौन सा पद प्रधान है, दूसरा पद इसमें प्रधान होता है। ये चीज आपके ध्यान रखने योग्य है। तथा जहां पदों के मध्य विभक्ति आदि का क्या है, लोप होता है, वहां तत्पुरुष समास होता है। और कारक के भेदों के अनुसार, मतलब क्या है, हमारी हिंदी में 8 कारक है, तो कारक के भेदों के अनुसार तत्पुरुष समास के कितने, 6 उपभेद हैं। कितने हैं, 6 उपभेद हैं जो कि कारक के अनुसार चलते हैं। पहला भेद है आपका कर्म तत्पुरुष, यानी कर्म कारक की विभक्ति का लोप होता है। जैसे शब्द है स्वर्ग प्राप्त, विग्रह क्या है, स्वर्ग को प्राप्त। तो आपने देखा इस उदाहरण में को जो है लगा हुआ है, तो को का मतलब क्या है, ये कर्म कारक है। फिर है देशगत, सामासिक पद है, विग्रह होगा देश को गत। अब इसमें भी आप देख रहे हैं को लगा हुआ है, को क्या है, कर्म कारक है। सामासिक पद है यश प्राप्त, विग्रह क्या होगा, यश को प्राप्त। इसमें भी आप देख रहे हैं कि इसमें को लगा हुआ है। तो यानी को ये किसका बोध करा रहा है, ये कर्म तत्पुरुष का या कर्म कारक का बोध करा रहा है। फिर उसके बाद में तत्पुरुष समास का दूसरा जो भेद है वो है करण तत्पुरुष। करण कारक की विभक्ति से का लोप होता है, यानी करण कारक में कौन सी विभक्ति है, से विभक्ति होती है। जैसे सामासिक पद है अकाल पीड़ित, विग्रह क्या है, अकाल से पीड़ित। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर से आ गया है जो करण कारक का बोध करा रहा है, यानी से विभक्ति का बोध करा रहा है, लेकिन क्या है, इसमें से लोप है, यानी गायब है। फिर दूसरा शब्द है मन चाहा, विग्रह क्या होगा, मन से चाहा। यहां भी आप देख रहे हैं से लगा हुआ है और इधर क्या है, से का लोप है। फिर है हस्तलिखित, विग्रह क्या होगा, हाथ से लिखित। यहां भी से है और यहां क्या है, से का लोप है। तो यानी ये जो से आप देख रहे हैं, तो ये से क्या है, करण कारक का बोध करा रहा है या करण तत्पुरुष का बोध करा रहा है। अगला भेद है तत्पुरुष समास का, वो है संप्रदान तत्पुरुष। संप्रदान तत्पुरुष का चिन्ह क्या है, के लिए। संप्रदान कारक के लिए का लोप होता है, यानी ये जो के लिए है ये क्या है, इसका लोप हो जाएगा। उदाहरण है देशभक्ति, विग्रह क्या होगा, देश के लिए भक्ति, यानी के लिए आप देख रहे हो। फिर है युद्ध भूमि, युद्ध के लिए भूमि विग्रह होगा, के लिए यहाँ भी आप देख रहे हो। पाठशाला, पढ़ने के लिए शाला इसका विग्रह होगा, यहाँ भी के लिए देख रहे हो। तो ये जो के लिए सभी उदाहरणों में लगा हुआ है, ये क्या है, संप्रदान कारक का बोध करा रहा है। लेकिन तत्पुरुष समास में क्या होता है,
के लिए का लोप हो जाता है। आप उदाहरणों में इस तरफ देख रहे हैं, सामासिक पद में कहीं पर के लिए नहीं है, यानी क्या है, के लिए का लोप हो गया है। फिर है अपादान तत्पुरुष, अगला भेद इसी का। अपादान क्या होता है? अपादान कारक की विभक्ति से अलग होने के अर्थ में का लोप होता है। यानी अपादान कारक कहाँ पर होता है? जहाँ पर कोई चीज़ किसी चीज़ से अलग हो रही होती है, दूर हो रही होती है, लेकिन क्या है, इसमें इसका लोप हो जाएगा। जैसे सामासिक पद है पथ भ्रष्ट, तो विग्रह क्या होगा? पथ से भ्रष्ट। अब यहाँ पर से आ गया है, यानी क्या है, पथ माने होता है रास्ता, और से मतलब उससे दूर हो रहा है, अलग हो रहा है। फिर है रोग मुक्त, यहाँ से लगा हुआ है, विग्रह क्या होगा? रोग से मुक्त, यानी क्या है, रोग से दूर हो रहा है, अलग हो रहा है। ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त इसका विग्रह होगा, यहाँ भी से लगा हुआ है, अर्थात क्या है, ऋण से वो मुक्त हो रहा है, ऋण से अलग हो रहा है। तो यानी इन उदाहरणों में जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर से लगा हुआ है, तो ये क्या है, अलग होने का बोध करा रहा है। और सामासिक पद में क्या है, इस अलग होने के अर्थ में जो अपादान कारक विभक्ति का से चिन्ह है वो क्या है? लोप है, यानी इनमें किसी में भी से नहीं लगा हुआ है। फिर अगला तत्पुरुष समास का भेद है, वो है संबंध तत्पुरुष। संबंध कारक की विभक्ति क्या होती है? का, की, के। तो ये जो का है, के है, की है, इनका क्या है, इसमें लोप हो जाएगा। और ये काकी के क्या है? संबंध जो कारक है उसके विभक्ति चिन्ह है। जैसे सामासिक पद है गंगा जल, विग्रह क्या होगा? गंगा का जल, यानी यहाँ पर का आप देख रहे हैं आ गया है। फिर है राजकुमारी, विग्रह क्या होगा? राजा की कुमारी, यहाँ पर की आ गया है। राजपुत्र, विग्रह क्या होगा? राजा का पुत्र, यहाँ पर का आ गया है। तो यानी इन उदाहरणों में जो आप चिन्ह देख रहे हैं, का, की, के, ये सब क्या है? संबंध कारक की विभक्ति के चिन्ह है, जिनका क्या है, इधर सामासिक पद में लोप हो गया है। फिर अगला भेद है तत्पुरुष समास का अधिकरण तत्पुरुष। अधिकरण कारक की जो विभक्ति है में पर, यानी ये में है, ये पर है, इसका क्या है, इसमें लोप हो जाएगा। जैसे सामासिक पद है ग्रामवास, विग्रह होगा ग्राम में वास, यानी में आ गया है। फिर है आप बीती, विग्रह क्या है? आप पर बीती, यानी पर यहाँ पर आ गया है। घुड़सवार, विग्रह होगा घोड़े पर सवार, यहाँ पर भी पर आ गया है। तो इन उदाहरणों में जो आप पर देख रहे हो, में देख रहे हो, ये सब क्या है? अधिकरण कारक के विभक्त चिन्ह है, जो कि अधिकरण तत्पुरुष के सामासिक पद में लोप हो जाता है। फिर कुछ विशेष इसी तत्पुरुष समास के अंतर्गत है जो आपको ध्यान रखना है। क्या है? आता है नई तत्पुरुष। तत्पुरुष समास के उपभेदों में एक उपभेद नई तत्पुरुष भी होता है। इसका पहला पद अभाव या निषेध को दर्शाता है, यानी नई का अर्थ ही है निषेध, तथा दूसरा पद क्या होता है? वो संज्ञा होता है। हिंदी में इसके लिए क्या होता है? आ है, ना है, अन, ये शब्दांश प्रयुक्त होते हैं। जैसे आप उदाहरण में देखेंगे, अभाव यानी विग्रह क्या है? न भाव, यानी ये ना क्या है? निषेध का बोध करा रहा है। अयोग्य, विग्रह होगा न योग्य, यानी जो योग्य नहीं है, ये भी ना का बोध करा रहा है। अग्राह्य, विग्रह होगा न ग्राह्य, ना लगा हुआ है जो निषेध का बोध करा रहा है। अनबन, यानी अनबन उसी से होगी आपकी जिससे नहीं बनती होगी, तो ना क्या है? निषेध का बोध करा रहा है। अनपढ़, तो अनपढ़ वही होगा जो ना पढ़ा होगा, विग्रह है आपका ना पढ़ा, यानी निषेध का बोध है। अनाचार, अनाचार वहीं पर होगा जहां पर आचार नहीं होगा, यानी विग्रह क्या होगा? ना आचार, ना क्या है? ये आपके निषेध का बोध करा रहा है। फिर जो है अगला जो समास का बड़ा ही महत्वपूर्ण भेद है आपके सभी परीक्षाओं के लिए, जिससे आप बच नहीं पाओगे, वो है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास का अर्थ ये होता है
जब कोई कर्म को स्वयं धारण कर लेता है। इसकी परिभाषा क्या है, नियम क्या है, कैसे आप समझेंगे, देखते हैं। जिस समास में पूर्व पद गौड़ होता है, यानी कर्मधारय समास में भी वही स्थिति है तत्पुरुष की तरीके से कि प्रथम पद क्या होता है, गौड़ होता है, और इसमें भी क्या है, उत्तर पद प्रधान होता है। ये भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है परीक्षाओं में कि कर्मधारय समास में कौन सा पद प्रधान होता है, तो आपको ध्यान रखना है कि उत्तर पद प्रधान होता है। अथवा पूर्व पद इसमें क्या होता है, विशेषण या उपमेय होता है, यानी जो इसका पहला पद है वो विशेषण या उपमेय होता है, और जो इसका उत्तर यानी कि जो दूसरा पद होता है वो क्या होता है, विशेष या उपमान होता है, वहाँ कर्मधारय समास होता है। अब हम उदाहरण से बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे इसको। शब्द है आपका, सामासिक पद है प्रधानमंत्री, तो इसका विग्रह क्या होगा, प्रधान है जो मंत्री, और इसमें क्या है, अब ये जो प्रधान है वो क्या है, विशेषण है, और मंत्री क्या है, विशेष्य है। फिर है नरसिंह, विग्रह क्या होगा, सिंह रूपी नर, तो इसमें क्या है, उपमेय कह लीजिए, चाहे उपमान कह लीजिए, चाहे विशेषण कह लीजिए, चाहे विशेष कर लीजिए, तो उपमेय क्या है, सिंह, और उपमान क्या है, नर। फिर है चरण कमल, सामासिक पद है, और विग्रह है कमल के समान चरण, तो इसमें भी क्या है, उपमेय उपमान संबंध है। वज्र देह, विग्रह होगा वज्र के समान देह, यहाँ भी उपमेय उपमान संबंध है। महात्मा, विग्रह क्या होगा, महान है जो आत्मा, फिर इसमें क्या है, विशेषण विशेष संबंध है। लाल किला, विग्रह क्या होगा, लाल है जो किला, इसमें भी विशेषण विशेष संबंध है। कपूत, बुरा है जो पूत, इसमें भी विशेषण विशेष है, यानी पूत कैसा है, बुरा है, और बुरा क्या है, इस विशेषण है। फिर है विद्याधन, विद्या रूपी धन, यहाँ क्या है, उपमेय और उपमान संबंध है। फिर है सुनयन, सुंदर है जो नयन, यानी सुंदर क्या है, विशेषण है, और नयन क्या है, विशेष्य है। फिर और भी उदाहरण हम कर्मधारय समास के देखते हैं। सज्जन, सामासिक पद है, विग्रह क्या है, सत है जो जन, यहाँ भी विशेषण विशेष से संबंध है। फिर है देह लता, विग्रह है देह रूपी लता, उपमेय और उपमान संबंध। मृग नयनी, मृग जैसी आंखों वाली, उपमेय और उपमान। चंद्रमुख, चंद्र के समान मुख, उपमेय और उपमान संबंध। नील कमल, नीला है जो कमल, तो कमल क्या है, विशेष्य है, नीला क्या है, विशेषण है, इसमें भी विशेष विशेषण संबंध है। पीतांबर, पीला है जो अंबर, विशेषण विशेष संबंध है। कमल नयन, विग्रह क्या है, कमल के समान नेत्र या नयन, उपमेय और उपमान संबंध। तो कर्मधारय समास में आप सभी को जो विशेष चीज ध्यान रखनी है कि इसका उत्तर पद प्रधान होता है, और इसमें विशेषण विशेष या उपमेय उपमान संबंध पाया जाता है। फिर जो है अगला जो समास का बड़ा ही महत्वपूर्ण भेद है वो है द्विगु समास, और बहुत ही आपकी समझदारी के लिए क्या है, आसान भी होता है द्विगु समास। क्या है इसका नियम और परिभाषा, जिस समास का प्रथम पद संख्यावाची हो, यानी क्या है, आपको यहीं से पकड़ लेना है द्विगु समास को, इसका क्या होगा, प्रथम पद संख्यावाची होगा, ये चीज आपको ध्यान रखने योग्य है। फिर समस्त पद क्या है, समूह का बोध कराता हो, यानी क्या है, जो समस्त पद है वो भी समूह का भी बोध कराएगा, वहां द्विगु समास होता है। जैसे उदाहरण से आप देखेंगे, अब सामासिक पद है पंचवटी, तो विग्रह क्या है, 5 वटों का समूह, यानी क्या है, पंच ये आपकी संख्या है, और जहां पर 5 वटी है उनका क्या है, समूह बनकर के तैयार हो गया, तो ये क्या है, पहला पद संख्यावाची है और समूह का भी बोध करा रहा है। फिर है अष्टग्रह, 8 ग्रहों का समूह, ये आपका विग्रह होगा,
यानी जब 8 ग्रह हैं तो समूह तो स्वाभाविक रूप से हो जाएगा। तो अष्ट क्या है? संख्या है और समूह का बोध करा रहा है। फिर है त्रिभुज, यानी 3 भुजाओं का समूह। त्रिभुज क्या है? संख्या है और ये समूह का बोध करा रहा है। नवरत्न, नवरत्नों का समूह, संख्या लगी है 9। त्रिलोक, 3 लोकों का समूह, 3 क्या है? संख्या लगी है। त्रिफला, 3 फलों का समूह, संख्या लगी हुई है आपकी। फिर है चौमासा, 4 मासों का समूह, यहाँ भी 4 क्या है? संख्या लगी हुई है। आप देख रहे हैं लगातार सब में संख्या लगी हुई है, सब में समूह का बोध कराया जा रहा है, सब में संख्या है। फिर उदाहरण है अगला, नवरात्रि, यानी विग्रह क्या होगा? नवरात्रियों का समूह, 9 रात्रियों का समूह। 9 क्या है? संख्या है, यहाँ भी देख रहे हैं। और ये क्या? समाहार मतलब समूह। चौपाया, 4 पैरों वाला, तो चौपाया क्या है? ये 4 संख्या है। फिर है त्रिकोण, 3 कोणों का समूह, यहाँ भी संख्या है, यहाँ भी संख्या है और समूह का बोध आ रहा है। फिर है त्रिशूल, 3 शूलों का समूह। फिर है सप्त सिंधु, 7 सिंधुओं का समूह। सप्त क्या है? संख्या है और समूह का भी बोध हो रहा है। फिर इसके कुछ और उदाहरण हैं जो हम देख लेते हैं, शेष बचे हुए। सप्त ऋषि, तो विग्रह क्या होगा? सप्त ऋषियों का समूह, यानी सप्त क्या है? संख्या है और 7 ऋषि हैं तो क्या है? समूह का भी बोध करा रहे हैं। पंच रत्न, 5 रत्नों का समूह। पंच क्या है? ये संख्या है। जो 5 रत्न है, समाहार मतलब समूह का बोध हो रहा है। दो पहर, 2 यानी क्या है? संख्या है। विग्रह 2 पहरों का समाहार, समाहार क्या है? समूह का बोध करा रहा है। तो साथियों, आपको जो है द्विगु समास के अंतर्गत जो सबसे महत्वपूर्ण चीज ध्यान रखने योग्य है वो ये है कि इसका सामासिक पद का पहला पद जो होगा वो संख्यावाची होगा, और दूसरी जो खास चीज है वो कि समूह को बता रहा होगा, समूह का बोध करा रहा होगा। फिर जो है अगला समास का भेद जो है ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपके समझने के लिए भी बहुत आसान है। द्वंद्व समास, अब इसकी परिभाषा क्या है आइए देखते हैं। जिस समस्त पद में दोनों पद समान हो, यानी क्या यहाँ पर विशेषता आपको मिल रही है पकड़ने के लिए कि इसमें दोनों पद कैसे होंगे? समान होंगे, तथा उनके बीच से क्या होगा? और, अथवा, या आदि समुच्चय बोधक अव्ययों का लोप हो, यानी और, अथवा, या जो ये समुच्चय बोधक अव्यय भी हैं और इनको शब्द भी आप कह सकते हो, इनका लोप होगा, वहां पर क्या होगा? द्वंद्व समास होता है। इससे बने सामासिक पदों में योजक चिन्ह प्रयुक्त होता है। ये आप देख रहे हैं जो निशान जो डैश का है, अंग्रेजी में आप कहते हैं इसको योजक चिन्ह कहते हैं और इसको सामासिक चिन्ह भी कहते हैं, चूंकि ये क्या है? चिन्ह समास में ज्यादा प्रयोग होता है। उदाहरण के लिए अब हम देखते हैं, सामासिक पद है ऊपर नीचे, क्या है? ऊपर नीचे। अब आप इसमें देख रहे हैं ये जो है क्या है? योजक चिन्ह लगा हुआ है। और क्या है? दोनों पद बराबर महत्वपूर्ण है, इसमें जितना महत्वपूर्ण ऊपर है उतना ही महत्वपूर्ण नीचे भी है। और क्या है? इसमें आप देख रहे हैं जो इसका समास विग्रह है वो है ऊपर और नीचे, यानी क्या है? यहाँ पर और लगा हुआ है लेकिन सामासिक पद में और का लोप हो गया है। फिर है ऊंचा और नीचा। अब आप देख रहे हैं ऊंचा और नीचा के मध्य में भी योजक चिन्ह लगा हुआ है और विग्रह क्या होगा? ऊंचा अथवा नीचा, यानी यहाँ अथवा है जिसका सामासिक पद में क्या है? लोप है। तो यहाँ क्या है? जितना ऊंचा महत्वपूर्ण है उतना नीचा भी महत्वपूर्ण है। फिर है सत्य असत्य। विग्रह क्या होगा? सत्य या असत्य, यानी यहाँ पर या लगा हुआ है लेकिन इधर क्या है? या का लोप है और बीच में योजक चिन्ह लगा हुआ है। ठंडा गरम, विग्रह क्या होगा? ठंडा या गरम, यहाँ भी या लगा हुआ है, इधर योजक चिन्ह भी लगा हुआ है। भाई बहन, विग्रह क्या होगा? भाई और बहन, यानी यहाँ और लगा हुआ है लेकिन क्या है? इधर और का लोप है
और योजक चिन्ह लगा हुआ है और दोनों पद बड़े महत्वपूर्ण है। जितना महत्व भाई का है उतना ही महत्व बहन का भी है। फिर है और उदाहरण पाप और पुण्य, यानी विग्रह होगा पाप और पुण्य और सामासिक पद है पाप पुण्य। इसके बीच में योजक चिन्ह आप देख रहे हैं और इधर और लगा है जिसका यहाँ लोप कर दिया गया है। फिर है छात्र छात्रा, विग्रह क्या होगा छात्र और छात्रा, तो और लगा हुआ है और का इधर लोप कर दिया गया है, यहाँ योजक चिन्ह लगा हुआ है और दोनों पद महत्वपूर्ण है। जितना महत्वपूर्ण छात्र है उतना ही महत्वपूर्ण छात्रा भी है। फिर सामासिक पद है पेड़ पौधा, विग्रह क्या होगा पेड़ और पौधा, यहाँ और लगा हुआ है और का यहाँ लोप कर दिया गया है, योजक चिन्ह लगा हुआ है और दोनों पद बड़े ही महत्वपूर्ण है। जितना पेड़ महत्वपूर्ण है उतना ही पौधा महत्वपूर्ण है। जब पौधा ही नहीं होगा तो पेड़ कहाँ से आएगा। फिर है अन्न जल, विग्रह क्या होगा अन्न और जल, यानी और लगा हुआ है और का सामासिक पद में लोप हो गया है, योजक चिन्ह लगा हुआ है और दोनों पद महत्वपूर्ण है। यानी जितना महत्वपूर्ण अन्न है उतना ही महत्वपूर्ण जल है। जब जल ही नहीं होगा तो अन्न कहाँ से आएगा। फिर है फूल कांटा, विच्छेद क्या होगा विग्रह क्या होगा फूल और कांटा, और लगा हुआ है सामासिक पद में और का लोप हो गया है और योजक चिन्ह भी लगा हुआ है। फूल और कांटा दोनों ही पद बराबर महत्वपूर्ण है। तो साथियों इस द्वंद्व समास के अंतर्गत क्या आपको ध्यान रखने की जो बातें हैं वो है कि द्वंद्व समास में दोनों ही पद महत्वपूर्ण होते हैं और दोनों पदों के बीच में योजक चिन्ह लगा होता है और इसके विग्रह में जो और या अथवा जो समुच्चय बोधक अव्यय हैं या शब्द हैं वो क्या है इनका यहाँ पर लोप हो जाता है। फिर अगला जो समास का भेद है वो है बहुब्रीहि समास। किसे कहते हैं बहुब्रीहि समास, आइए समझते हैं। जिस समस्त पद में दोनों पद गौड़ होते हैं, यानी क्या है आपने देखा था कि अव्ययी भाव समास में पहला पद प्रधान होता है और तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है। द्वंद्व समास में आपने अभी देखा कि दोनों पद प्रधान होते हैं, लेकिन बहुब्रीहि समास में क्या है इसमें दोनों पद गौड़ होते हैं, यानी कोई भी पद इसमें प्रधान नहीं होता है। फिर क्या होता है आप सोचेंगे, यानी फिर ये होता है कि किसी तीसरे पद की प्रधानता होती है, यानी दोनों पद मिलकर के किसी तीसरे पद की प्रधानता की ओर संकेत करते हैं, वहां पर बहुब्रीहि समास होता है। चलिए देखते हैं इसके भी उदाहरण। सामासिक पद है चक्रधर, समास विग्रह क्या होगा चक्र धारण किया है जिसने। अब आप देख रहे हैं ना इसमें चक्र प्रधान है ना धर प्रधान है, बल्कि चक्र और धर दोनों मिलकर के किसको प्रधान बना रहे हैं चक्र धारण किया है जिसने, अर्थात विष्णु जी को प्रधान बना रहे हैं। फिर है चंद्र शेखर, विग्रह क्या होगा चंद्र है शिखर पर जिसके। अब यहाँ क्या है ना चंद्र प्रधान है ना शेखर प्रधान है, चंद्र और शेखर दोनों मिलकर के क्या है शिव जी को प्रधान बना रहे हैं। फिर है श्वेतांबरी, विग्रह क्या होगा श्वेत है अंबर जिसके, यानी क्या है ना श्वेत प्रधान है ना अंबरी प्रधान है, श्वेत और अंबरी दोनों लोग मिलकर के किसको प्रधान बना रहे हैं बता रहे हैं श्वेत है अंबर जिसके, अर्थात सरस्वती जी के, सरस्वती को प्रधान बना रहे हैं। फिर है गजानन, विग्रह क्या होगा गज है आनंद जिसका, यानी ना गज प्रधान है ना आनंद प्रधान है, गज और आनंद दोनों पद मिल करके किसकी विशेषता बता रहे हैं गणेश जी की, तो कौन प्रधान है गणेश प्रधान है। फिर है चक्रपाणी, विग्रह क्या होगा चक्र है पाणी यानी हाथ में जिसके, तो ना चक्र प्रधान है ना पाणी प्रधान है, चक्र और पाणी दोनों पद मिलकर के क्या है विष्णु को प्रधानता दे रहे हैं, यानी चक्र किसके हाथ में है विष्णु जी के हाथ में है। महादेव, विग्रह क्या होगा महान है जो देव, तो ना महाप्रधान है ना देव प्रधान है, महा और देव दोनों पद मिलकर के तीसरे यानी किसी अन्य
शिव की जो है विशेषता बता रहे हैं, शिव को प्रधानता दे रहे हैं। फिर है दशानन, विग्रह क्या होगा, दश है आनन जिसके, यानी किसके हैं, तो ना दस प्रधान है ना आनंद प्रधान है, बल्कि दश और आनंद दोनों पद मिलकर के किसी अन्य यानी तीसरे को प्रधानता दे रहे हैं, विशेषता बता रहे हैं किसकी, रावण की। फिर उदाहरण है अगला, पद्मासना, विग्रह क्या होगा, पदम है आसन जिसका, तो ना पद प्रधान है ना आसना प्रधान है, पद और आसना दोनों पद मिलकर के क्या है, सरस्वती जी की विशेषता बता रहे हैं, उन्हीं को प्रधान बना रहे हैं। फिर है चतुर्भुज, समास विग्रह क्या होगा, चार हैं भुजाएं जिसकी, यानी ना चतुर प्रधान है ना भुज प्रधान है, चतुर और भुज दोनों पद मिलकर के किसकी विशेषता बता रहे हैं, किसी तीसरे यानी अन्य की, चार हैं भुजाएं जिसके, किसके, अर्थात विष्णु जी के, इसलिए विष्णु जी कौन हुए, प्रधान हुए। फिर है लंबोदर, विग्रह क्या होगा, लंबा है उदर जिसका, यानी ना लंबा प्रधान है ना उदर प्रधान है, लंबा और उदर दोनों पद मिलकर के तीसरे पद गणेश जी की विशेषता बता रहे हैं। फिर है त्रिलोचन, विग्रह क्या होगा, तीन है लोचन यानी नेत्र जिसके, तो ना त्रि प्रधान है ना लोचन प्रधान है, त्रि और लोचन दोनों पद मिलकर के क्या है, तीसरे तीन नेत्र वाले शिव को प्रधान बना रहे हैं, शिव जी की विशेषता बता रहे हैं। फिर है नीलकंठ, विग्रह क्या होगा, नीला है कंठ जिसका, यानी न नील प्रधान है न कंठ प्रधान है, दोनों पद मिलकर के किसी तीसरे यानी नीला कंठ किसका है, भगवान शिव की विशेषता बता रहे हैं। फिर है पीतांबर, विग्रह क्या होगा, पीत है अंबर जिसके, तो ना पीत प्रधान है ना अंबर प्रधान है, पीत और अंबर दोनों पद मिलकर के किसी तीसरे अन्य यानी भगवान विष्णु की जो है विशेषता बता रहे हैं, उन्हीं को प्रधान बना रहे हैं। फिर है चतुर्मुख, विग्रह क्या होगा, चार है मुख जिसके, तो ना चतुर प्रधान है ना मुख प्रधान है, चतुर और मुख दोनों पद मिलकर के क्या है, किसी अन्य तीसरे की विशेषता बता रहे हैं, चार है मुख जिसके, अर्थात किसके, ब्रह्मा जी के चार मुख हैं, इसलिए ब्रह्मा जी ही प्रधान हुए, विशेष हुए। फिर है तिरंगा, विग्रह क्या होगा, तीन है रंग जिसके, यानी किसके तीन रंग है, ना यहाँ पर तीन प्रधान है ना रंग प्रधान है, तीन और रंग दोनों पद मिलकर के किसी तीसरे अन्य पद की विशेषता बता रहे हैं, यानी तीन है रंग जिसके, किसके, तिरंगे झंडे की। तो दोस्तों जो है आपको बहुब्री समास के अंतर्गत जो बड़ी ही महत्वपूर्ण चीज ध्यान देने योग्य है वो है कि बहुब्री समास में ना तो पहला पद प्रधान होता है ना ही दूसरा पद प्रधान होता है, बल्कि पहला पद और दूसरा पद दोनों मिलकर के किसी अन्य तीसरे पद की विशेषता बताते हैं और वही तीसरा पद क्या होता है, प्रधान होता है। अब हम क्या है कुछ समास में अंतर को देखते हैं जो आपके लिए जानना बहुत ही आवश्यक है। सबसे पहले हम देखेंगे जो आपके परीक्षा में बहुत ही संशय पैदा करता है कि क्या इसमें कर्मधारय समास है, क्या इसमें बहुब्री समास है, क्योंकि कुछ ऐसे उदाहरण हैं जो कर्मधारय और बहुब्री समास दोनों में आ जाते हैं हमारी परीक्षा में, तो क्या है हम दिग्भ्रमित हो जाते हैं। तो उस अंतर को हम अब समझेंगे। सबसे पहले अंतर हम देखते हैं कर्मधारय और बहुब्री समास में क्या फर्क है, क्या अंतर है। उदाहरण है कमल नयन, विग्रह क्या होगा, कमल के समान नयन, यानी तो उदाहरण में आप क्या देखेंगे, कौन सा समास हो जाएगा, कर्मधारय समास। फिर सामासिक पद है कमल नयन, ये भी उदाहरण वही है, लेकिन इसका विग्रह क्या है, कमल जैसे नयन हैं जिसके, अर्थात किसके, कृष्ण भगवान के। अब यहाँ पर क्या है, बहुब्री समास हो गया, यानी विग्रह होते ही, विग्रह के बदलते ही समास भी बदल गया है। पहले था कमल नयन तो कमल के समान नयन कर्मधारय समास हो गया, फिर है कमल नयन तो विग्रह है कमल जैसे नयन है जिसके, अर्थात कृष्ण भगवान के, बहुब्री समास हो गया। फिर दूसरा उदाहरण है पीतांबर, इसका सामासिक विग्रह है पीत है जो अंबर, तो क्या कर्मधारय समास हो गया।
फिर पीतांबर है, तो इसका सामासिक विग्रह है पीत है अंबर जिसके, अर्थात भगवान विष्णु के पीले वस्त्र हैं। अब यहाँ पर क्या हो गया, जब दोनों पद मिलकर के किसी अन्य तीसरे की विशेषता बता रहे हैं तो यहाँ पर बहुब्रीहि समास हो गया। फिर जो है अब इसको हम व्याख्या को समझ लेते हैं इन दोनों उदाहरणों की। यहाँ दिए पदों में यदि नयन कमल के समान है या पीत पीला अंबर वस्त्र अथवा दोनों पदों विशेषण विशेष का संबंध है तो कर्मधारय समास होगा, और यदि इसका विग्रह जिसका शब्द लगाकर किया जाएगा तो वहाँ पर क्या है, बहुब्रीहि समास होगा। यानी अंतर आप क्या समझे बहुब्रीहि समास और कर्मधारय समास में, कि जब कर्मधारय समास में विशेषण विशेष आप संबंध को लेंगे, उपमेय उपमान संबंध को लेंगे यदि उदाहरण में, तो कर्मधारय समास होगा, और यदि उसी को जो है जिसका लगा करके अर्थ विशेष अन्य के अर्थ में जाएंगे तो वहां पर क्या होगा, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। अब जो है हम अगला जानेंगे द्विगु और बहुब्रीहि समास में क्या अंतर है। यानी क्या है, आप सभी को परीक्षा के अंतर्गत इन दोनों में भी कंफ्यूजन यानी संशय देखने को मिलता है। वो क्यों मिलता है, क्योंकि द्विगु समास का पहला पद संख्यावाची है, वहां पर द्विगु समास होता है। ये आपको परिभाषा में बताया गया है, आपने अभी तक हर जगह यही पढ़ा भी है। और बहुब्रीहि समास में क्या है, बहुब्रीहि समास के भी कई ऐसे उदाहरण हैं जहां पर प्रथम पद संख्यावाची होता है लेकिन क्या है, वो बहुब्रीहि समास हो जाता है। आइए देखते हैं द्विगु और बहुब्रीहि समास के सूक्ष्म अंतर को। सामासिक पद है त्रिलोचन, और समास विग्रह क्या है, तीन लोचनों का समूह। तो यहाँ पर क्या है, कौन सा समास हो गया, द्विगु समास हो गया। यानी तीन लोचनों का समूह का भी बोध करा रहा है और संख्या भी लगी हुई है, तो क्या है, यहाँ द्विगु समास हो गया। फिर त्रिलोचन है सामासिक पद, और विग्रह क्या है, तीन है लोचन जिसके, अर्थात भगवान शिव के। अब यहाँ पर जिसके जैसे ही आपने लगाया, जिसके शब्द को लगा करके आपने विग्रह किया, तुरंत क्या है, किसी अन्य पद यानी तीसरे की विशेषता आ गई, इसलिए यहाँ पर बहुब्रीहि समास हो गया। फिर सामासिक पद है चतुर्भुज, तो इसका सामासिक विग्रह क्या है, चार भुजाओं का समूह, और क्या है, यहाँ पर द्विगु समास है। फिर जो है चतुर्भुज है, और सामासिक विग्रह क्या है, चार है भुजाएं जिसकी, अर्थात विष्णु की। अब जब हम जिसकी लगा करके सामासिक विग्रह करेंगे तो किसी अन्य पद यानी तीसरे की विशेषता बताई जा रही है, तो चार हैं भुजाएं जिसके, अर्थात विष्णु के, तो वहां पर क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। और इसकी व्याख्या क्या है, यहाँ दिए गए पदों में संख्यावाची शब्द यदि समूह का बोध कराता है, यानी क्या है, पद तो संख्यावाची होगा लेकिन साथ साथ में यदि समूह का बोध कराएगा तो वहां पर क्या, द्विगु समास हो जाएगा। और यदि जिसका लगाकर विग्रह किया जाएगा तो वहां पर क्या है, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। यही क्या है, द्विगु और बहुब्रीहि समास में सूक्ष्म अंतर पाया जाता है। तो दोस्तों, आज आपने इस बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन के अंतर्गत कर्म समास के सभी विषयों को विस्तार से व्याख्यात्मक रूप से समझा। आशा करता हूँ कि आपको ये सेशन बेहद पसंद आएगा, और यदि पसंद आया है तो कृपया वीडियो को लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें, और यदि अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया तुरंत सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा लें, ताकि आगे आने वाली ऐसी बहुत सारी कक्षाएं आपको समय पर नोटिफिकेशन के साथ में प्राप्त होती रहें। और अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य दर्ज करें, ताकि हम और अधिक ऊर्जा के साथ अगली कक्षा को लाकर आपके सम्मुख उपस्थित हों। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।